नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंट्स बड़ी बहस। नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि अगर अंग्रेज यहीं रह गए और उनकी बनाई व्यवस्था खत्म हो गई और भारतीय व्यवस्था लागू हो गई तो मैं समझूंगा स्वराज आ गया। अगर अंग्रेज चले गए और अपनी बनाई व्यवस्था वैसे ही छोड़ गए और हमने उन्हें जारी रखा तो मेरे लिए वो स्वराज नहीं होगा। आज जब भी विकास की चर्चा होती है तो गांव के पिछड़ेपन की बात भी चर्चे में ही रह जा रही है। गांव में बेरोजगारी, कृषि में पिछड़ापन जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। पढ़ रहा था कि जयप्रकाश आंदोलन में एक नारा यह भी था कि गांव को स्वायत्त बनाएं और उन्हें भारतीय परंपरा में विकसित भी करें। खुद लोहिया भी ऐसा मानते थे। दीनदयाल उपाध्याय भी जिस मनुष्य के विकास की बात कहते रहे वो वही गांव में बैठा आम आदमी है जो आज खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है। इन सभी महापुरुषों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इनके नाम पर ही राजनीति होती है। इसलिए आज चर्चा इस बात की करेंगे कि राजनीति गांव की तरफ देख जरूर रही है, पर क्या गांव भी उतने ही विश्वास के साथ राजनीति की तरफ देख सकता है? कहते हैं गांव प्रकृति के करीब होते हैं, पर अब हालात बदल रहे हैं। गांव राजनीति के करीब होने की कगार पर हैं। सभी दल गांव की ओर रुख कर रहे हैं। सवाल यह है कि गांव बदलेगा या राजनीति बदलेगी? रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। गांव दिलाएगा गद्दी। पॉलिटिक्स का केंद्र गांव। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की हमदर्दी गांव और ग्रामीणों से अचानक बढ़ गई है। बिहार से लेकर झारखंड तक में कांग्रेसी अपने कमरों से निकलकर पदयात्रा कर ग्रामीणों से जुड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं, अपना खोया जनाधार बढ़ाने के लिए। झारखंड कांग्रेस गांव-गांव पांव-पांव अभियान चला रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में रहते हुए लोगों से लगाव बना रहे, इसके लिए गांव में एक रात कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों को लेकर दोनों की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन जब सवाल उठाने का मौका आता है तो देखिए दोनों कैसे एक दूसरे पर हमला बोलते हैं। लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए आप घूम रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं वाला। देखिए, ये सब चीज़ करने से मैंने कहा कि ये सब चीज़ आप जाके काम करिएगा तो अपने आप पब्लिक बोलेगी, गांव वाला अपना खुद बोलेगा। आपको कुछ करना, गांव जाने की जरूरत नहीं, आप बैठ के काम करिए। तो गांव पाव उसका कार्यक्रम फ्लॉप कर गया है। शहर की एक सड़क पर उन्होंने थोड़ा दूर पैदल जरूर चला है और उसके अलावा वो किसी गांव में गए नहीं, न जा सकेंगे क्योंकि उनके पास संगठन नहीं है। क्या कांग्रेस को हुआ अपनी भूल का एहसास? क्या बीजेपी गांव के बहाने बढ़ा रही अपनी मजबूती? सियासी दलों को इस बात का एहसास हो गया है कि बिना गांव को साथ लिए आगे की राजनीति संभव नहीं। अब देखिए, बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। यहाँ बीजेपी ने अपने सांसदों को विशेष टास्क दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का संपर्क अभियान प्रारंभ हो रहा है, तो सभी सांसदों को पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन 5 गांव का वो भ्रमण करें और लगभग 400 गांवों का अगले 1 महीने 1.5 महीने के भीतर वो भ्रमण करें और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताना, केंद्र की सरकार ने बिहार के लिए क्या क्या किया इसकी जानकारी देना, और बिहार सरकार की जो नाकामियां हैं और ये जो गठबंधन बना, जो नापाक गठबंधन है लालू और नीतीश कुमार कांग्रेस का, इसको एक्सपोज करना। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर एक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलेगा। बीजेपी को अब तक शहरों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब गांव उसकी प्राथमिकता में आ गए हैं। बीजेपी की इस रणनीति पर बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में उसके विरोधी सवाल उठा रहे हैं। और ये बीजेपी के जो मंत्री सब जो घूम रहा है संतरी, अब ये इलेक्शन का चूहा के बिल में पानी ढूकने जा रहा है। तो जितना करों से हरना चूहा है, पोछ उठा के भाग रहा है, गाँव में भाग रहा है, वो उधर से खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन जनता की जो समस्या है उसका निदान जब तक नहीं होगा तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम का कोई मतलब। राजनीति में विलेज पॉलिटिक्स नया है। अब तक राजनीतिक दलों के नेता गांव का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से किया करते थे, लेकिन पहली बार गांव के ग्रामीणों का दिल जीतने की कोशिश हो रही है। देखना है ये कोशिश कितनी सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा साहब आरजेडी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में पटना में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका। झारखंड से शमशेर आलम साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्यमणि सिंह साहब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, झारखंड से ही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। और इसके अलावा मुझे पता चला है कि सुहेली मेहता एलजेपी से आना चाहेंगी, वो कब आती हैं देखते हैं। पर फिलहाल हम शुरू करना चाहेंगे दूर वाले को थोड़ा पास होने का एहसास कराते हुए। शमशेर आलम जी से मेरा सवाल है। शमशेर आलम जी, आपको एहसास है कि फाइनली आपकी राजनीति क्योंकि गांव से उखड़ चुकी थी, इसलिए वापस जाना आपकी मजबूरी है, तो ये हमने आपको याद दिलाया या आप वैसे ही गांव की तरफ चल पड़े थे? आप चाहें तो धन्यवाद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे धन्यवाद सुनना अच्छा लगता है सर। ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारी मजबूरी नहीं कहिए इसको, हमारी भाईचारगी कहिए। और हम नहीं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी गांव से जुड़ी रही है। और इसी को लेकर के हम लोगों ने झारखंड प्रदेश में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव भगत जी के नेतृत्व में गांव-गांव पांव-पांव का कार्यक्रम हम लोगों का शुरू है जी। जहां तक मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी महोदय का देख रहा था, तो सबसे बड़ा चीज है कि कोई बात की जानकारी हो तो बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सड़कों पर प्रदर्शन करके गांव-गांव पांव-पांव का कार्यक्रम इन लोगों का खत्म हो गया। मैं उनके जानकारी में देना चाहता हूं कि 21 मई को हम लोगों ने गांव-गांव पांव-पांव का शंखनाद किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सरकार है उनमें खिलबिलाहट आ गई। और 23 तारीख को हमने शहीद वीर बुद्धू भगत जी के जन्म स्थली से सिलगाई, ठीक है, जो शहीद हो गए वो तो 10 गांवों का दौरा किया। नहीं, जो शहीद हो गए वो तो हो ही गए, जो जिंदा हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो मेरा सवाल आपसे शमशेर आलम जी कि गांव-गांव जाने से, झारखंड की जनता के बीच आज जाने से या ग्रामीण आदमी तक अपनी पहुंच बनाने से क्या गांव का विकास हो जाएगा? आप किस लिए आज की तारीख में गांव जा रहे हैं? आप जब सरकार में थे आप गांव नहीं गए, जब आप हार गए चुनाव में, जब आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, अब आप गांव जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों के जो कार्यक्रम है गांव से हमेशा जुड़े रहे हैं। हम लोग के पुराना नेता एक मुट्ठी चावल और गांव में जाते थे, स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी, आप पता कर ले, झारखंड में मोची राय मुंडा, ये सारे लोग हमारे कार्तिक बाबू, ये सब लोग गांव में ही रहते थे। अब जहां तक सवाल है कि इतिहास गिनाने से झारखंड का भविष्य थोड़े ना बदल जाएगा सर। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ये इसको जो है ना, राजनीति में चुनाव हारना और जितना लगा हुआ है। नहीं, लेकिन आप राजनीति से आपने इसे खुद जोड़ा है शमशेर आलम साहब। आपने कहा है कि आप गांव, एक बात, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप गांव-गांव क्यों जा रहे हैं? आप गांव-गांव जा रहे हैं सरकार की विफलता को बताने के लिए, राइट? आपने कहा है कि आप गांव-गांव जाएंगे, बीजेपी की सरकार जो काम नहीं कर रही है उसे बताएंगे। आपने इसका राजनीतिकरण किया है? नहीं, हमने कहा कि गांव में आखिर जब हम लोगों को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा तो हम लोगों को लगा कि ग्रामीण से हम लोग के संवाद कुछ कम हुए हैं। गांव गंवई से हमारा संवाद कुछ कम हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि हमने ये उसी पर मैं आ रहा हूं कि कम हुआ है, इसी को लेकर के हम लोगों ने गांव-गांव पांव-पांव का कार्यक्रम बनाया। और यूपीए गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां रही है उस उपलब्धियों को किसी न किसी कारणवश हम लेकर के नहीं पहुंचे। और हमने गांव के आम जनता के सवाल को, आम समस्याओं को देखने के लिए और अपनी किए गए कारगुजारी को हम बताने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं। आप इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो हमारी नकल करके एक रात एक मंत्री, इसमें बहुत सारे मंत्री रात में गांव में रह ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे कांग्रेस के बारे में जवाब लूंगा जी। सूर्यमणि सिंह साहब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सूर्यमणि सिंह साहब, अगर आप बताना चाहें, मैं सुन रहा था आपके प्रवक्ता है प्रेम मित्तल साहब, उनका बयान था जो अभी हमने सुनाया भी लोगों को। सूर्यमणि सिंह साहब से मेरा सवाल, उनको स्क्रीन पर लाइए। सूर्यमणि साहब, मेरा सवाल आपसे ये सर, कांग्रेस के आपके जो प्रवक्ता है प्रेम मित्तल साहब, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यक्रम विफल हो चुका है क्योंकि उसके पास संगठन नहीं है। मतलब बीजेपी ने खुद ही साबित कर दिया है कि आपका जो कार्यक्रम है वो संगठन के आधार पर आधारित है, यानी आप सिर्फ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। आपके कार्यक्रम का या आपके मंत्रियों का गांव जाना, विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको अफसोस है इस बात का? देखिए, जब पिछले चुनाव में अभी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा 60 साल बनाम 60 महीना, और जब 12 माह हो गया, 1 साल पूरा हो गया, तो सरकार के कामों को जो हमने किया है, जन उपयोगी, जन
जन कल्याण की बातें जो हमने की है, गाँव के लिए जो बातें हमने की है, उसको बताने के लिए हम गाँव की ओर जा रहे हैं। ये महासंपर्क अभियान है और आपको बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया है राष्ट्रीय स्तर पर, जो विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में लगभग 11 करोड़ के आसपास ऐसे हमारे सदस्य बने हैं। तो नए सदस्य बने हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको SMS करके बने हैं, उनके तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है और ये बताना हमको। मैं एक बात इसमें बताना चाहता हूं कि आप अगर देखेंगे पिछले जो चुनाव हुआ 2014 के लोकसभा के, उसमें गांव के जो पहले मतदाता उदासीन थे, 30-35% गांव में पोल होता था, आज गांव जो है शहर से आगे रहा वोटिंग करने में। इसका मतलब जनता ने हम पर विश्वास किया, गांव के लोगों ने। उस विश्वास का क्या किया आपने? हम पर जब विश्वास किया है, मैं एक सवाल आपसे पूछना के लिए मैं जा रहा हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछना था, आप बहुत अनुभवी नेता हैं, आप बहुत अनुभवी नेता, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप स्पष्टता से जवाब देंगे। महासंपर्क अभियान क्यों सर, महाविकास अभियान क्यों नहीं ले जाना चाहते आप गांव के बीच में? आप क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं? आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि ये देश ऐसा बने जिसमें सारे गांव उतने विकसित हो जितने पूरी दुनिया में ना हो? आपकी तो अवधारणा ही गलत है विकास की। इसलिए नहीं, कोई धारणा गलत नहीं ना है। आप इसको अगर गलत ढंग से समझेंगे तो समझेंगे उसमें, लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां 17 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया है, वहां पर हम 11-10 करोड़ एक बना लिए। ये हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धि है। हमने ये कहा कि जनता ने विश्वास किया हम पर और इतने बड़े पैमाने पर लोग हमारे सदस्य बने हैं। निश्चित रूप से जिनको बहुत भाजपा से प्रभावित हुए होंगे, समर्थक जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता सदस्य बनाना नहीं, देश का विकास करना होना चाहिए था। आप सदस्य बनाने में लगे हुए हैं। नहीं, वही तो विकास, सदस्य बनाना विकास है। छोड़ रहे हैं भाई, सदस्य बनाना भारत का विकास है। आप बताइए नहीं, अगर आप तो मकान बनाना चाहेंगे तो आपको, सुनिए, आप पहले आप हमें जवाब दीजिए ना। आप जब मकान बनाना चाहेंगे तो आपको मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल। मेरा तो पार्टी का वही कार्यकर्ता है, नहीं कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो फिर हम ये विकास किसके आधार पर करेंगे? अच्छा, ये जो 10 करोड़ मेंबर आपके बने, ये भारत का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? ये 10 करोड़ मेंबर जो आपके बने वो भारत का विकास करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? जी निश्चित करेंगे। इनका सबका योगदान होगा, सबको साथ लिया जाएगा। हमने सबका साथ सबका विकास हमने कहा, ये मेरा नारा है। लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, बीजेपी जब गांव की तरफ जा रही है, सूर्यमणि सिंह जी, ईमानदारी साहब जाओ, इससे पहले क्या हम अपनी टीम से पूछना चाहेंगे, क्या हम कमेंट अशोक सर से ले सकते हैं? इस वक्त ले सकते हैं, अशोक सर से कमेंट ले सकते हैं। सूर्यमणि सिंह जी, आपके पास आता हूं सर ओपनिंग कमेंट के लिए। अशोक सर यहां बैठे हुए हैं, इनसे एक भी सवाल नहीं पूछा है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक सिन्हा सर, मैं आपसे पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जो दलित, पिछड़े लोगों, इनके विकास को लेकर आगे बढ़ी, उसी सोच के साथ आपकी पार्टी भी बनी कि पिछड़ों का विकास करेंगे, सामाजिक सौहार्द, जो भी आप लोग बोलते हैं, मुझे उतनी हिंदी नहीं आती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब से आप नीतीश कुमार के समर्थन में आए हैं, ग्रामीण विकास पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। आपकी सारी चर्चा महाविलय, जनता दल परिवार, मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार को समर्थन और जीतन राम मांझी को अपने पाले में करना, आपकी सारी चर्चा इसके इर्द गिर्द हुई है। अगर आप एक चर्चा बताएं जहां पर बिहार के ग्रामीण इलाकों के विकास की अपनी बात की हो, मैं मान लूंगा। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये हमारी जो बेसिक पॉलिसी है उसकी जीत है कि वैसी पार्टियां जो वास्तव में अर्बन बेस्ड हैं वो भी वहीं जा रही हैं जहां से हमारी शुरुआत है, जहां हमारी बुनियाद है। गांव में हम बेसिकली हम रूरल बेस्ड पार्टी हैं। बिल्कुल। और आपने जो कहा कि जब से यानी 5-6 महीने 8 महीने से जब से हमारी ये चर्चा हुई, आप एक चीज बताइए अनिलेश जी, हम कब सत्ता में रहे? हम कब सत्ता में रहे? वर्षों। एक मिनट। हम जब सत्ता में आए उस समय बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत बुरे हद तक फ्यूडलिज्म था और हमारी प्राथमिकता थी कि उस फ्यूडलिज्म पे अटैक करके वो जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो वास्तव में जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनको कम से कम बोलने का, सांस लेने का अधिकार दिलवाएं। तो आज की तारीख में अशोक सिन्हा साहब, आज की तारीख में क्योंकि आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि आप सरकार में सालों साल से नहीं रहे हैं और अब आपने लोगों को बोलने की एक ताकत दी, तो आज की तारीख में क्या लोग आपसे उम्मीद ना करें क्योंकि आप डायरेक्टली सरकार में उम्मीद करेंगे? तो आपने कहां विकास की बात की? गांव के विकास, किस विकास की बात आप कर रहे हैं? गांव के विकास पर कभी आपने चर्चा की नीतीश कुमार जी से? विकास हम लोग तो जहां बैठते हैं वहां केवल गांव ही के विकास की चर्चा होती है। एक मिनट जी, हम वास्तव में अगर मंत्रियों से एक मंत्रियों से हम चर्चा करते हैं तो वहां
निश्चित रूप से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से लेके रूरल रोड्स की बात करते हैं। आप संतुष्ट हैं गांव-गांव में जो विकास है बिहार में, उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, अभी नहीं है, इसलिए कि ये यूनिडायमेंशनल था। अब खुशी की बात है कि सारे के सारे लोग गांव के विकास की बात करने लगे। चर्चा आपने की है, मैं आपके पास जरूर आऊंगा वापस समझने के लिए। सुहेली मेहता देर से आई हैं, स्वागत करना चाहेंगे। सुहेली मेहता एलजेपी से हैं। सुहेली मेहता जी, मेरा सवाल आपसे, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तमाम दल के नेता जो हैं वो गाँव जा रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से आप लोगों को भी कहा गया होगा कि गाँव-गाँव जाइए, लोगों को बताइए। गांव-गांव जाने से, केंद्र के नेताओं द्वारा गांव-गांव जाने से आपको लगता है कि गांव का विकास हो जाएगा या सिर्फ राजनीति के लिए तमाम लोग गांव की तरफ चल पड़े कि गांव वालों के बिना काम नहीं चलेगा? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि सिर्फ गांव जाने से विकास नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार जिस दिन से केंद्र में बनी उनका केंद्र ही है विकास का गाँव। और उसी नीति के तहत इन्होंने लाखों शौचालय जो बनवाने की बात कही। देखिए, गांव का विकास मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर छत बन जाए। गांव के विकास का मतलब है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो वंचित रहे हैं सारी सुविधाओं से, सबसे पहले उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। तो उसके तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये एक योजना शुरू में ही बना दी कि भाई सभी जगह शौचालय बनना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सारे सांसद को ये कहा कि आप एक एक पंचायत को आप गोद लीजिए और उसको एक आदर्श ग्राम बनाइए। आपने कहा घर हो ना हो शौचालय हो, घर ना हो शौचालय हो, क्या चीज घर ना हो? नहीं, वो चीज हम नहीं बोल रहे हैं। जरूरी है ना, मतलब घर जरूरी है, बिल्कुल। तो बोल तो रहे हैं, तो घर तो बन ही रहा है। विकास की रफ्तार इतनी आगे तो नहीं कि घर पीछे छूट जाए। नहीं, क्यों पीछे छूटेगा? लेकिन आप पहले स्वास्थ्य की बात भी तो करेंगे। जो महिलाएं, गांव की महिलाएं, दलित पिछड़ी महिलाएं जो खेत में और बगीचे में शौचालय करने जाती हैं, कम से कम उनकी प्रतिष्ठा का भी तो ध्यान सबसे पहले देखिए। हमारी सरकार ने लोगों के मान सम्मान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और उसी नीति के तहत इन्होंने ग्राम विकास की बात की। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। तो चार मेहमान हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर अशोक सिन्हा है आरजेडी से, सुहेली मेहता एलजेपी से, रांची से हमारे साथ शमशेर आलम साहब कांग्रेस से, सूर्यमणि सिंह साहब बीजेपी से। सूर्यमणि साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आपको लगता है कि ये हकीकत भी है कि बीजेपी अगर गांव की तरफ जा रही है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस के पांव उखड़ चुके हैं, ये फायदा हो रहा है आपको, आप जब गाँव जा रहे हैं तो? ऐसा है ना कि मैं किसी का पांव उखाड़ने नहीं जा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि दीनदयाल जी का जो कंसेप्ट है, अंत्योदय की बात है, अंतिम पंक्ति तक बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो गांव में मिलेगा आपको ना। और हम ये देखना चाहते हैं कि गांव का आज जो गांव पर जो राजनीति होती रही देश की, और मैं बता देना चाहता हूं कि आज़ादी के समय से ही कुछ लोगों का, महात्मा गांधी एक ऐसे सख्त हुए जिन्होंने किया, उसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण इत्यादि लोग थे, आचार्य नरेंद्र देव, ये समाजवादी विचारधारा के लोग थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन दर्शन दिया है उसमें, जिस पर हम लोग चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो अंत्योदय की बात है, मतलब अंतिम पंक्ति तक बैठता। और सबके, उन्होंने कहा कि सबका हम चिंता करेंगे, माने सभी लोगों का, एक एक व्यक्ति की चिंता करेंगे। इसलिए हमने जो 1 साल में काम किया गाँव के लिए, ये बताने के लिए मैं जा रहा हूं कि भाई आप तक ये योजनाएं पहुंची, कितनी पहुंची, क्योंकि हमारे जब 15 करोड़ बैंक खाता खुला है और इस प्रकार प्रधानमंत्री का जो जनधन योजना है, इसके बाद में सुरक्षा की योजना है, मुद्रा बैंक है, ये सब बातों को जानने के लिए जब गांव की ओर हम जा रहे हैं, पहल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम कोई बाकी पार्टी से मैं तुलना करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जब हमने कहा चुनाव के समय भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप अभी तक नहीं कुछ हुआ। और बाकी ऐसे सभी पार्टी के लोग देखिएगा, मुख्यमंत्री लोग कोई जेल में है तो कोई बाहर है तो कोई सजा भुगत रहे हैं, इसी टाइप से है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कहती है स्वच्छ राजनीति जो है करने के लिए, मैं लोगों के पास जा रहा हूं। बाकी लोग अपना जो करना जा रहे हैं बताएंगे। जहां तक चारित्रिक सवाल मैं कह रहा हूं, आपको बताना चाहेंगे कि आपके भी 98 सांसद आ गए हैं, इसलिए इस सवाल पर आप गलत हैं। कांग्रेस से सवाल पूछना चाहेंगे, शमशेर आलम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक, आरजेडी की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, सुनिए। वाइस प्रेसिडेंट जो पैनलिस्ट हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के अगर कोई मामले सामने नहीं आए तो इसका मतलब 2 चीज होता है, या तो कुछ काम नहीं किया, या अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसके पकड़ने वाली जितनी एजेंसियां हैं, चाहे सीवीसी हो या लोकपाल हो या सेंट्रल ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, सारे के सारे हेडलेस हैं। और मैं इनको जरा सा
और इनको ये भी मैं बता दूं कि 40,000 आरटीआई के मामले पेंडिंग हैं लोकपाल के डिस्पोजल के लिए, और कैग एक एजेंसी है जो इसको पकड़ सकती है। कैग ने आपके रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी को पूर्ति कांड में पकड़ लिया है। तो इसलिए आप भ्रष्टाचार और स्कैम की बात न करें तो अच्छा है। कुछ आप रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? आप देखिए, आप केजरीवाल ने अपना वापस लिया, कम से कम सोचिए। लालू यादव जी 15 साल तक सिर्फ बात बनाते रह गए। अरे पहले जवाब तो दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि 15 साल तक सिर्फ बात बनाते रह गए। मैंने जो बातें कही, नहीं, तो मैं इस पे इंटरैक्ट करूंगा। सूरजमणि जी, भाजपा पोषित जो फ्यूडलिज्म था बहुत बुरे ढंग से, उसको तोड़ने का काम किया लालू प्रसाद ने। आंकड़ा मत बोलिए ना, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। 15 साल तक बिहार को आपने क्या किया? आपके जैसे फ्यूडल लोगों को हटाया बिहार से, बात करने लोगों की मानसिकता बदली। बात बनाते हैं ऐसे समाज के तबके जो कि बोलने की हिम्मत नहीं थी, उनको आवाज दिया। यही एजेंडा था हमारा, और उसमें हम सक्सीड। आपका आधार क्या है? आपका आधार क्या है? कहीं पर भी आधार ये है कि हम रूरल बेस्ड हैं और आप खराब जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस को इस डिबेट में लाना चाहेंगे, कांग्रेस को इस डिबेट में लाना चाहेंगे। शमशेर आलम साहब, ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये तो मान लीजिए टीवी पर रोज देखते हैं लोग। शमशेर आलम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको इस बात का एहसास अब हो रहा है, आप रियलाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों से आप कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए, या लोगों से आप दूर हो गए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला, और बीजेपी को जो फायदा मिला है बीजेपी लगातार उसको कंटिन्यू भी करना चाहती है। आपकी तरह नहीं कि 10 साल बाद जब आप सरकार से बाहर हो गए फिर आपको याद आया। आपको लगता है कि बीजेपी इस मामले में आपसे ऑलरेडी आगे निकल रही है? देखिए, बीजेपी बहुत मामले में जिस तरह से कार्य करती है वो कार्य कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। जी, झारखंड प्रदेश की आप बात करते हैं, माननीय रघुवर दास जी ने जब मुख्यमंत्री बने तो शुरू में उन्होंने कहा कि हम जनता दरबार लगा के पार्टी कार्यालय में हम विकास करेंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री निवास में जनता दरबार लगाएंगे, विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि परमंडल वाइज, जिला वाइज हम कैबिनेट करके विकास करेंगे। उन्होंने कहा हम सीधी बात करके विकास करेंगे। अब बोलते हैं कि गांव में जाके रात गुजारने से विकास। सबसे बड़ी बात ये हम कहना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं नहीं करते उनकी परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दा को लेकर के कैसे आगे निकल गया, इसलिए ये नकल कर रहे हैं झारखंड में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस गांव के विकास की बात बहन हमारी कर रही थी, आखिर क्या कारण है कि गांव में इंदिरा आवास की योजनाएं चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, उनके योजना उनकी राशि में कटौती की गई। क्या नरेगा में रहने वाला गांव का जो नरेगा स्कीम था उसके ये में कटौती की गई। आपको शिक्षा के मामले में कटौती की गई। तो सबसे बड़ा चीज है डीजल की स्थिति वही है। आप गांव को क्या दे रहे हैं? हम तो 130 रुपये डॉलर भी अगर हम कच्चा तेल खरीदते थे तब भी हम 65 से लेके 71 रुपये देते थे। आज आप 46-48 रुपये खरीदते हो तभी भी उसी रेट में देते हो। शमशेर आलम साहब, आप फिर तथ्यों के साथ हेराफेरी कर रहे हैं। शमशेर आलम साहब प्लीज मेरे शो में तो कम से कम ये मत कीजिए, आपसे गुजारिश है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में डीजल और पेट्रोल के दाम जितने बढ़े वो भारत के इतिहास में कभी नहीं बढ़े। ये तथ्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। मेरा काउंटर आपसे एक कि अगर रघुवर दास एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे कि अगर रघुवर दास गांव जाते हैं, अगर रघुवर दास गांव जाते हैं, गांव में किसी के घर रात गुजारते हैं, आपके हिसाब से वो विकास नहीं ढोंग है, तो राहुल गांधी क्या करते हैं? महाराष्ट्र में जितने किसान परिवारों ने आत्महत्या किया, 5 परिवार के पास चले गए। 5 परिवार के पास जाने से क्या भारत के किसानों की समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्या आप नहीं जानते कि पिछले 10 सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिया? उसमें आपका राज था। आज देश की स्थिति यह है कि आज किसानों के सही हमदर्द, मजदूरों का सही हमदर्द है। तो कोई अगर हमदर्द है तो वो है कांग्रेस पार्टी। ये आप न कहे कि राहुल जी ने शुरू से कह रहे हैं। सुहेली मेहता कुछ कहना चाह रही हैं, आपको सुहेली मेहता आप जवाब देना चाहती हैं, बोलिए। नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि किसान के हितैषी हैं। 60 साल इन्होंने सरकार चलाई। हमारे भाई साहब भी बगल में बैठे हुए हैं, ये आज उनके साथ चला रहे हैं। 60 साल इन्होंने सरकार चलाई, किसान और गरीब होते चले गए, पूंजीपति और अमीर होते चले गए, और ये कहते हैं कि हमारी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और इन्होंने किसान
रामविलास पासवान जी कर दिए। ये देश किसान प्रधान था, कर्जा माफ रामविलास पासवान कर दिए, क्रेडिट कार्ड रामविलास पासवान कर दिए। कुछ जानकारी हो तो बोला कीजिए। आप जिस पार्टी से बहस कर रहे हैं उस पार्टी के बारे में, इतिहास के बारे में जानिए। और हम क्या कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छी जानकारी है। आप गरीबी बढ़ाने का काम करते हैं, आप ये कहते हैं कि हम इतनी योजनाएं, इतना चावल, इतना दाल गरीबों में बांटे। हमारी सरकार कोशिश करती है कि हम ऐसे जनता को कर दें कि वो भीख मांगने लायक न रहे, वो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो और अपना पेट अपने चलाए। आपकी तरफ भिखारी नहीं बनाना चाहते हैं गरीबों को और किसानों को। ये है हमारा उद्देश्य और ये है हमारा विकास नीति। आप ये जान लीजिए। सुरक्षा बिल आप लाए, शिक्षा का अधिकार आप लाए, सूचना का अधिकार आप लाए, बहुत सारे वृद्धा पेंशन आप लाए, इंदिरा आवास आप लाए। ठीक है, आपके 60 साल की सरकार को फेल करने वाली है। ठीक है, आपकी सरकार को। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप हो गया होगा, आप लोगों का अगर हो गया थोड़ा आगे बढ़े आप लोग। मैं चाहूंगा और केंद्र सरकार से हम लोग गुजारिश करेंगे कि आप विकास करके काया पलट दीजिए। लेकिन के बाद आपको गुजारिश करने का मुंह भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक सवाल तथ्यों के आधार पर हमारे पास तो इतना मुंह है कि वो आप 200 साल भी अगर 200 साल भी हुकूमत कीजिएगा तो उतना नहीं कर पाइएगा जितना हम कर चुके हैं। उसकी भरपाई हम लोग अब कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इस बात को हम सीबीआई के डर से एनडीए में चले गए क्या? एक सेकंड चलिए, हम सीबीआई के डर से एनडीए में चले गए, अपने नेता से पूछिए। ठीक है, शमशेर आलम साहब जो ग्रोथ चलाते हैं, ग्रो नेता से पूछिए आप अपने। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, एक ही परिवार का नहीं। कुछ नहीं, हमने ये कहते हैं कि सूट-बूट की सरकार है। ये जिस परिवार पर अपने केस किया है उस परिवार का सूट पेरिस जाता था। एक एक करके ठीक है, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सूट-बूट की सरकार। अच्छा ठीक है, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। सरकारी पैसा से नहीं जाते। काम डाउन सर, प्लीज। शमशेर आलम साहब एक सेकंड चुप हो जाइए। सुहेली मेहता जी एक सेकंड वाला बेटा नहीं था जवाब। एक सेकंड शमशेर आलम साहब तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, प्लीज सर। जी बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये, और ये आजकल हर टीवी भाग जाएगा सर, 9 बजे रात में आदमी खाना छोड़ के भाग जाएगा घर से जब डिबेट देख रहा होगा। तो प्लीज आराम से बात करते सर, किसी की बात नहीं सुन पाएगी जनता। हम लोग की नौकरी भी खतरे में आ जाएगी आप लोगों की वजह से। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मोदी जी कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, शमशेर आलम साहब, मोदी जी कहते हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे और आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी की क्या आवश्यकता है। आप कहते हैं सर, ठीक है, कहते हैं ना आपकी स्मार्ट सिटी की क्या आवश्यकता है। गांव पे आप ध्यान नहीं देते। चाहता हूं कि शहर का विकास हो, लेकिन मैं समझ गया, मैं चाहता हूं कि शहर का विकास हो, स्मार्ट सिटी इनका जो प्रोजेक्ट है अपना क्या है नहीं है ये सब हो, लेकिन स्टेट में गरीबों के लिए जो हमारा इंदिरा आवास का जो कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे तथ्यों के आधार पर ये है कि आपके कमलनाथ साहब मंत्री थे केंद्र में, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, राइट जी। कमलनाथ साहब ने भी 2012 में ऐलान किया था कि हर राज्य में 2 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 2013 के बजट में 18,500 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की थी, ठीक है सर, कि 18,500 हम खर्च भी करेंगे। अब दिक्कत यह है सर कि ना तो आप स्मार्ट सिटी ही बना पाए और ना ही आप गांव का विकास ही कर पाए, तो आप कैसे जाएंगे गांव में सर? एक मिनट, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, 1 मिनट में जवाब दीजिए। मैं तो गांव का विकास बहुत किया हूं, आप आए ब्रेक से तो मैं बताता हूं कि क्या क्या मैं किया हूं। ठीक है, तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सूर्यमणि जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार कैसे लोगों से जुड़ेगी और नेताओं का गांव जाना ही ग्रामीण इलाकों का विकास है। और इसके अलावा अशोक कुमार सिन्हा साहब से भी सवाल पूछेंगे कि बिहार के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए नीतीश जी से कितनी बार चर्चा कर रहे हैं। बहुत छोटा सा विराम। तो तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं, गांव की तरफ नेता जा रहे हैं और गांव को क्या मिलेगा ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यमणि सिंह जी हैं बीजेपी से, शमशेर आलम साहब कांग्रेस से, सुहेली मेहता एलजेपी से, अशोक कुमार सिन्हा साहब आरजेडी से। सूर्यमणि सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ईमानदारी से जवाब दे पाएंगे, मंत्री जब गाँव गाँव जाएंगे उसमें विकास के कामकाज का बखान होगा या विकास के रास्ते पर चलने की कुछ नीति होगी? दोनों में क्या होगा जब नेता गांव में जाएंगे? तो ईमानदारी से अगर आप बताएं, दिल पे हाथ रख के सर।
देखिए, आप ईमानदारी से हमसे पूछ रहे हैं तो आप ईमानदारी से सुनने का धैर्य रखिए। प्लीज सर बताइए। भारत गांवों का देश है और गांव की जो स्थिति थी, पहले गांव में जो हल जोतता था उसको भी चाचा भैया दादा गाय भैंस चराता था, उसको भी रिलेशन था। आज गांव गांव एक टोला से दूसरे टोला आज बात कराने चाहते हैं, ये कांग्रेस की देन है। ये 60 साल 65 साल के अंदर जो है आज गांव गांव में हर जाति जाति में झगड़ा है। वहां पर ये किसकी देन है आप बताइए हमको। आज हम गांव में जब जा रहे हैं, हमने कहा पहले अंत्योदय की बात का, और हम तो गांव के रहने वाले हैं, और जिस गांव ने हमको इतना पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, मैं तो कॉलेज में फीस देता था मात्र 20 रुपया, लेकिन एक विद्यार्थी पर लगता था 450-500 रुपया। वो पैसा कहां से आता था? उसी गांव गरीब के लोगों से पैसा आता था। तो ये जो ऋण मेरे ऊपर है, अरे भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि गांव का ऋण हमारे ऊपर है, हम गांव के ऋण लोगों को ऋण को चुकाने जा रहे हैं। मैं कोई उन पर एहसान नहीं कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि जो हमने योजनाएं लागू की हैं पिछले 1 साल के अंतर्गत, वो गांव के लोगों को जाकर बताना, फिर उनको कहीं कमी है तो बताना। आज जो है हमारा वहाँ का जो गरीब मजदूर है, वो अपना किसान है, गरीब है, वो अपना खाता खोला बैंक में नहीं खोला अपना, ये सब बातें जो है उससे कार्ड बनाने। तो आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब ले लेते हैं सर। आपने दिलचस्प आरोप लगाया, आपने बहुत दिलचस्प आरोप लगाया सर। मैं उसका जवाब शमशीर आलम साहब से लेना चाहूंगा। मेरे अभी तक के छोटे से करियर में मैंने आज तक नहीं सुना कि पड़ोसियों के भी झगड़े के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। आप क्यों पड़ोसियों को लड़वा रहे हैं शमशीर आलम साहब? कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहिए है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता बन के रहे। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर नहीं चलते कि हिंदुस्तान टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाए, हिंदुस्तान जात पात में विभाजित हो जाए। ये कला और ये कार्य, ये घिनौना कार्य, ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। ये देश नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि हम क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। जहाँ तक सवाल रहा कि गाँव में, तो गांव का हमारा इतिहास रहा है। गांव में जो किसान मजदूर रहते हैं 1970 से लेकर के 1975 तक हमारी पार्टी ने हरित क्रांति लाकर इस देश को अनाज पैदा करके आत्मनिर्भर बनाया था। हमने मजदूरों के लिए बीमा योजना लाए थे, हम किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लाए। हम गांव में रहने वाले हमने जो किसान हमने कई कर्ज माफ किए, हमने कई कर्ज माफ किए। हमने किसानों के लिए कृषि से संबंधित उपकरण हमने न्यूनतम वर्ग के किसानों को हमने फ्री में मुफ्त में दिया। सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में ओला से लोग प्रभावित है, जिस देश में ओला से प्रभावित हो रहे हैं लोग, आंधी तूफान से किसान का फसल बर्बाद उस राज्य में राहुल गांधी साहब छुट्टियों पर चले गए। जिस राज्य में लोग किसान ओले से प्रभावित थे, उस राज्य में ओला पर रिसर्च करने के लिए राहुल गांधी साहब छुट्टियों पर चले गए। उस राज्य के किसानों की हालत को समझने के लिए राहुल गांधी साहब थाईलैंड में किसानी कर रहे थे, राइट? मेरा सवाल अशोक सिन्हा साहब से, आरजेडी के अशोक सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। पहले मैं सूरजमणि जी से पूछना चाहता हूं कि कब से इनकी प्राथमिकता में गांव जुट गया, कब से इनकी प्राथमिकता में सारे जातियों की मीटिंग हो गई? जब ये सम्राट अशोक को यहां कुशवाहा कहकर प्रस्तुत कर रहे हैं, और वहां मोदी जी कहते हैं जात पात गला देगा बिहार को, और वहीं दूसरे दिन गोस्वामियों का मीटिंग करते हैं, निषादों का मीटिंग करते हैं, तत्वों का मीटिंग करते हैं, और तब ये सूरजमणि जी कह रहे हैं। और इनको पूछ लीजिए कि मोदी जी को गांव से मतलब नहीं है, उनको एनआरआई से मतलब है। ठीक है, जवाब दीजिए। वही एनआरआई, सुन लीजिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, समय कम है। और एक चीज और मैं बतला दूं, हमारे बिहार में 14 ऐसे एमपी हैं भाजपा के, भाजपा के 14 ऐसे एमपी हैं जो आदर्श गांव को गोद लेकर अभी उसकी कार्य योजना भी नहीं प्रस्तुत किया है, इंक्लूडिंग रामकृपाल यादव जो पटना के। जवाब लेते हैं। हाँ सर बोलिए सर, जवाब दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं, शायद इनको पता नहीं है, आरजेडी के हैं, कि लालू यादव ने पूरे अपने शासनकाल में कभी भंगियों का, कभी डोम का, कभी उसका, तो आप नकल कर रहे हैं लालू यादव का मीटिंग करते रहे। तो आप मानिए गांधी मैदान में मीटिंग करते रहे। अरे आप नकल कर रहे हैं क्या? मैं वही कर रहा हूँ। आप हमारा नकल कर रहे हैं क्या? इसी को मिटाना चाहता हूँ। अरे वही आप नकल कर रहे हैं, चाहता हूँ, इसी को मिटाना चाहता हूँ। तो आप नकलची ही बन के रहिएगा। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सूरजमणि जी, मैं एकदम नकल नहीं करना आपके मोदी जी जो विदेश जाते हैं, व्यक्ति तो हिंदुस्तान का एक जो डिस्पोर्ट हुआ,
हिंदुस्तान में एक फसाद आया वर्ल्ड लेवल पे, वो एनआरआईओ ने करवाया, चाहे लिट्टे को फाइनेंस करने का हो, चाहे नागालैंड में इस तरह के सारे झगड़े एनआरआईज के पैसों से होते हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये आपकी फितरत विदेशियों से मिलकर बात करने की है। प्रधानमंत्री जब वाजपेयी जी गए स्टैटेन आइलैंड, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं भारत का, पहले मैं एक स्वयं सेवक हूं। तो आप तो विदेशों से पैसा ला कर यहाँ अपनी झोली भरते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस, आप व्यापारियों की पार्टी है, आप समाज के शोषकों की पार्टी है। अशोक सिन्हा सर, जरूर हम देश के हर वर्ग के हर तबके के पार्टी हैं। किसानों के नहीं है, किसानों की जमीन छीन रहे हैं। आराम से बात एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके। अशोक सिन्हा सर प्लीज, अशोक सिन्हा सर प्लीज, अशोक सिन्हा सर एक सेकंड, एक एक करके बात करते हैं सर। मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। मेरा सवाल अशोक कुमार सिन्हा साहब से, सुनिए सुन लेते हैं। मेरा सवाल अशोक कुमार सिन्हा साहब से, अशोक सर क्या आप बता सकते हैं लोगों को कि आपने महादलितों की बात की, आपने दलितों की बात की, आपने जीतन राम मांझी की बात की, आपने आरक्षण के मुद्दे पर बात की, लेकिन आपने गांव के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप एक चीज मैं आपको बतला दूं, महादलित भाई मैं सुन लीजिए, बोलिए सर। आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया है, वही क्वेश्चन हमारी नीतियां हैं। महादलित की बात, पिछड़ों की बात और जो समाज के नीचे तबकों की बात है वो गांवों से जुड़ता है। सिर्फ और गांव की बात, जी वो वही जुड़ता है। सिर्फ कुछ जातियों की बात, अरे कौन सी जातियों की? कुछ जातियों की बात आप करते हैं। कुछ जातियों की बात कैसे कर रहे हैं? यहाँ बीजेपी के मानने वाले तो सब शहर में हैं, व्यापारी लोग हैं या समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं। ठीक है, हमारे जो तबके हैं, हमारे तबके गांव में हैं और हम उन्हीं के कल्याण की बात, उनका जमीन छीनने की बात नहीं करते हैं। आप एक चीज बता दीजिए। और अशोक सिन्हा साहब क्या सोचा है, बात की है, लेकिन उसके विकास के लिए क्या किया है ये बताइए। का सवाल तो है ही, और साथ ही साथ मेरा एक सवाल है जी। अशोक सिन्हा साहब ने अभी आरोप लगाया, सूर्यमणि सिंह आप सुन पा रहे होंगे सर, इन्होंने आरोप लगाया बीजेपी के सांसदों पर कि आपके सांसदों ने कुछ नहीं किया। मेरा एक सवाल आज है अशोक सिन्हा साहब से जी। आपके सांसद हैं तस्लीमुद्दीन साहब जी, हैं जी, मानते हैं आप हैं भी? अरे आप भी मानते हैं? ठीक है, हैं। तो 10 करोड़ रुपए जो उनका फंड है, उसमें से 2.5 करोड़ जो उन्हें निर्गत हुआ, उसमें से 1 रुपए तो उन्होंने भी खर्च नहीं किया। आपको मैं एक चीज बतला दूं। नहीं, क्यों नहीं खर्च किया आप ये बताइए। नहीं, आप थियरी में मत जाइए सर, मैं जवाब दीजिए। मैं बता देता हूं जी। ये आपका कब का डाटा है सर? ये आज का डेटा है सर, ये आज का। तस्लीमुद्दीन साहब के 2.5 करोड़ का डाटा दे देता हूं। नहीं, ये आज का डेटा है। और एक सेकंड, डेटा पे सवाल, एक सेकंड, डेटा पे सवाल होता है तो मुझे स्पष्टीकरण दे दीजिए। इन्होंने मुझ पर सवाल उठाया जी। ये आज की तारीख में जब भी हम स्टूडियो से, अभी अशोक सर और मैं जब बाहर निकलेंगे अभी से ठीक 2 मिनट बाद, तो मैं अशोक सिन्हा साहब को भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो डेटा है वो अशोक सिन्हा साहब को, वो तो अप्रैल के डाटा है, वो पिछले महीने की है, उसके बाद की। सुन लीजिए सर, आप फिर गलत। सुन लीजिए, अशोक सिन्हा आपका सम्मान करता हूं, फिर आप अप्रैल का डाटा है। सुनील मेहता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? वो डाटा जो है क्या वो अभी का है? वो डाटा जो है नहीं, इनके सांसद के लिए उस समय का है, तो हमारे सांसद। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तस्लीमुद्दीन साहब का, देखिए तस्लीमुद्दीन साहब की चर्चा कर रहा हूं। मैं तस्लीमुद्दीन साहब अगर हमारे सांसद, देखिए जो गलती किसी से भी हुई है उसको स्वीकार करना चाहिए। 5 करोड़ का पूरे उन्होंने कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है और मैं समझता हूं कि इसके आखिर तक 5 करोड़ रुपए में से 2.5 करोड़ रुपए जो उनको हुए है उसका वो पूरा का पूरा सौंप देंगे। बाय द वे, ये आपको उसका प्रमाण क्या है दिखाइए ना। अशोक सिन्हा साहब के साथ ये नहीं करना चाहता हूं, पर मेरी मजबूरी है, मुझे बताना पड़ेगा कि अशोक सिन्हा साहब एक बार फिर आज गलत है। आप इसलिए गलत है सर क्योंकि जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं, ये 22 मई तक के हैं, अप्रैल का डेटा नहीं। तो ठीक है, कार्य योजना प्रस्तुत है। ठीक है, आप नेता बयान से पलट जाइए सर, कोई नया नहीं, देखिए ये कोई नया नहीं, आप लोग बयान से पलटते। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। 1 साल तो बहुत वक्त होता है सर पैसा देने के लिए। सुहेली मेहता एलजेपी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शमशेर आलम साहब बहुत बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, बहुत दिनों बाद आपके साथ डिबेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी आप आए। सूर्यमणि सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश की। कुल मिलाकर हमारी कोशिश ये थी कि जब नेता गांव जाएं तो जो भी लोग टीवी देख रहे थे वो उनसे पूछे भी कि आप जब गांव आए हैं तो आप हमें वो बताने आए हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है, जो हमें पता भी नहीं है। इतना ही आज, नमस्कार।